हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन प्रजापत। गणित के कुछ सवाल लेकर आया हूँ जिनका सॉल्यूशन मैंने अपने लेवल पर बेहतर बनाने की कोशिश की है कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी लाया जा सके, फिर वो बाय ऑप्शन हो या फिर प्रॉपर मेथड से। कैलकुलेशन को कम करने की कोशिश की गई है इसमें। आज हम जो भी सवाल करेंगे वो सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो सवाल है कि 9,500 की धनराशि 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। डेसिमल के 2 डिजिट तक सही होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो रेट आधी हो जाएगी और टाइम हो जाएगा डबल। ये हम सभी ने पढ़ा है। तो रेट हो जाएगी 4% और टाइम हो जाएगा 4 साल। अब 4 का 4 बार सक्सेसिव निकालना है क्योंकि 4% 4 साल तक लगेगी और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो 4 का 4 बार सक्सेसिव आएगा अप्रोक्स 17%। ठीक है। और 9,500 का जब हम 17% निकालेंगे, तो ये आएगा 1,615। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू है। तो इसके जो भी पास में वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। देखो कैलकुलेशन जल्दी कैसे करना है। इस 17 का इस 95 में मल्टीपल नहीं करना है, डायरेक्ट 100 में मल्टीपल करना है। उससे आएगा 1700, उसका 5 में इंटू करना है, वो आएगा 85। 1700 में से 85 निकाल देंगे तो 1,615 बचेंगे। ऑप्शन इतने पास पास दिए गए हैं कि हम इसको निकालने बैठेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 4, 5, 10। इनकी 3 या 4 साल तक का हम अगर याद कर लें तो एग्ज़ाम में उसका बेनिफिट हमें मिलता ही है अगर सीआई से क्वेश्चन दे आता है तो। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में इसी तरह के सवाल बनते हैं और ये सवाल कैलकुलेशन के लिए बनते हैं। किन सवालों में हम कैलकुलेशन करें और टाइम बर्बाद करें, तो ऐसा नहीं करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में इनका बेनिफिट हमें मिले। तो अगर हमें ये चीज़ याद है कि 4 का 4 बार अगर हम सक्सेसिव करेंगे तो ये अप्रोक्स 17% आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। 17% अप्रोक्स निकालना है 9,500 का। तो वही 100 में इंटू करके माइनस इंटू 5 करके घटा लेंगे अपन। तो मेंटली कैलकुलेशन करना है और डायरेक्ट इसका आंसर ही लगाना है। 1700 में से 85 घटाएंगे हम तो 1,615 और इसके पास एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो मेंटली कैलकुलेशन करेगा और कम से कम पेन चलाएगा, नौकरी उसी की लगेगी। अगला सवाल करते हैं। एक सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो 3,80,000 ये 95 की वैल्यू दी हुई है और 115 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 23 आएगा और यहाँ पे आएगा 19। 23 दिख रहा है हमें, एक प्राइम नंबर है। कैलकुलेशन जहाँ भी होना वहाँ पे अगर प्राइम नंबर अगर आ रहा है तो उसे हमें ढूंढना है क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत कम कर देता है। यहाँ पे तो काफ़ी इजी डाटा है, इससे ये आसानी से 2 बार जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीपल होकर 46 आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ डाटा डिफरेंट होता, कोई बड़ा डाटा होता, उसको अपन को काटना पड़ता तो सवाल कैलकुलेशन लेंथी हो जाती। लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर, अगर इस प्राइम नंबर का हम मल्टीपल करके आंसर लाएंगे तो आंसर में भी प्राइम नंबर छुपा होगा। तो इसे डायरेक्ट देखना है। 23 का एक ही मल्टीपल दिख रहा है 46, बाकी किसी ऑप्शन में 23 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरीके से सवाल को जल्दी किया जा सकता है। हालांकि यहाँ डाटा इजी था इसलिए ये कैलकुलेशन सोल्व करके भी हो जाता, लेकिन प्राइम नंबर को ढूंढना है कैलकुलेशन में, उससे हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं उससे। अगला सवाल है कि 2 शंकुओं की ऊंचाई 2:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनके
आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। इसके आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और पाई ये तो हो गया कांस्टेंट, ये तो अपन कंपेयर करेंगे दोनों तरफ कट जाएंगे। बचा कौन, आर और एच। आर का लेना हमें स्क्वायर। तो रेडियस का रेशो क्या दे रखा है, 1 और 2। 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर 4, और ऊंचाई का क्या दे रखा है, 2 और 1। तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1:2। ये सारी चीज़ें मेंटली करनी है, इतना पेन भी नहीं चलाना है, सिर्फ आंसर टिक करने के लिए पेन चलाना है। जो कम से कम पेन चलाएगा उसका टाइम बचेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और उसके 3 दोस्त का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक हैं तो पी का भार किलोग्राम में क्या है। एक तो जिसकी अप्रोच अच्छी है वो देखते ही बता देगा कि चारों का वजन अगर 55 किलोग्राम है और उसमें से एक जिसका नाम पी है उसका वजन बाकी तीनों से 4 किलोग्राम अधिक रखना है। तो अगर 3 दोस्त मिलकर अपना 1-1 किलोग्राम वजन चौथे को दे दे, पी को दे दे जिसका नाम है, तो उसका वेट 58 हो जाएगा और बाकी का 54। तो क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि पी की वैल्यू होगी 58 और बाकी की 54। इससे एक आंसर इसका हो जाएगा देखते से ही, और या फिर इसको प्रॉपर मेथड से करें तो 55 किलोग्राम सभी का है तो टोटल वेट इनका आएगा 220। अब पी को 4 किलोग्राम ज़्यादा रखना है तो 4 ये अपन हटा लेते हैं, बाकी बचा कितना, 216। अब इनका वेट एवरेज है चारों का, तो ये आएगा 54 चारों का, लेकिन पी की वैल्यू बाकी तीनों से 4 किलोग्राम ज़्यादा है, ये आएगा 58। जो जितनी मेंटल कैलकुलेशन करेगा उसकी कैलकुलेशन पावर भी बढ़ेगी और वो जल्दी जल्दी सवाल कर पाएगा। ज्ञान से पेपर नहीं निकल रहा है, कैलकुलेशन से निकल रहा है। जो जितना जल्दी सवाल करेगा, जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी, उतना अच्छा एग्ज़ाम में कर पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि आता सब कुछ है लेकिन एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं, या तो टाइम कम पड़ जाता है या फिर मेथड दिमाग से निकल जाती है। अगला सवाल करते हैं, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है, उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4000 की बचत करते हैं तो उनकी आय में अंतर ज्ञात करना है। देखो यहाँ बचत सेम है दोनों की, ठीक है, तो हम रेशो से कंपेयर करेंगे, क्या वाकई में रेशो में भी इनकी बचत सेम है। तो ये 11 कमा रहा है, 9 व्यय कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 2 यूनिट। ये 13 कमा रहा है, 11 व्यय कर रहा है, तो यहाँ पे भी बचत कितनी है, 2 यूनिट, यानी कि दोनों में 2-2 यूनिट है और बचत इनकी सेम दे रखी है, यानी कि रेशियो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें 4000 दी गई है और हमसे पूछा भी दोनों के बीच का आय का अंतर, वो भी है 2 यूनिट ही। 11 और 13 के बीच का अंतर 2 यूनिट ही है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी 4000 ही होगा। यहाँ पे अगर रेशियो सेटिस्फाइड नहीं होता तो इस सवाल को करने का तरीका कुछ और होता। फिर अपन बचत को इक्वल करके बचत को इसमें से आय में से घटाकर एक्सपेंडिचर का रेशियो बराबर करके इस सवाल को सोल्व करते हैं। लेकिन डाटा इस तरीके से सेट किया हुआ है कि रेशियो सेटिस्फाइड है, सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना है, पेन चलाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगला सवाल एक राइट एंगल ट्राइंगल का है। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई x-1, x+1 और x+3 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, यानी कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिपलेट में राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं क्या होती हैं, 3, 4 और 5। ये एक ट्रिपलेट है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें, सबसे बड़ी भुजा अगर हम ये माने तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी, 2 + 3 5, और यहाँ अगर 2 रखेंगे तो ये 3 ही बनेगा, जबकि बनना चाहिए 4, यानी कि 2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। हम इसका डबल लेते हैं, 10, 8 और 6। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ आएगी x की वैल्यू 7, 7 + 1 8 और 7 - 1 6, सेटिस्फाइड कर गया।
सबसे बड़ी भुजा की वैल्यू पूछी है यानी कि 10। ये सारी चीज़ें हमें मेंटली करनी है और सीधा आंसर टिक करना है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये मेंटली हो जाए, क्योंकि इसका अगर प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने बैठे तो बहुत टाइम निकल जाएगा एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है। ये सवाल बने ही इसलिए हैं कि इसको मेंटली सोचा जाए और डायरेक्ट आंसर निकाला जाए। अगला सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 है। वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10% से 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में है सवाल, तो फर्स्ट ईयर लगेगी 10%, सेकंड ईयर 21, थर्ड ईयर 33.1 और फोर्थ ईयर 46.41। ये 10 साल का रेशो चलता है। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है, मैं आपको लास्ट में लिखकर सारी बता दूंगा क्या क्या होता है इनका। ये याद होगी ना, तो एग्ज़ाम में इनका बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे कि ये सवाल आया, इससे पहले वाला सवाल था वो 4% वाला। ऐसे सवाल एक दो आते हैं। CI से अगर क्वेश्चन बनता है ना, तो या तो बहुत इजी बनेगा स्क्वायर पे बेस्ड, या फिर कैलकुलेशन बेस्ड अगर बनेगा तो ऐसा सवाल बनेगा। अगर किसी को याद नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा दे रखा है, अगर किसी को याद नहीं है तो फिर ये निकालना मुश्किल होगा। तो प्रिंसिपल अगर हम 100 माने तो ये प्रत्येक साल का इंटरेस्ट आ गया। तो इसमें सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर के एंड में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है, जो कि आएगा 25.41। इसी की वैल्यू दी गई है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 5082। तो ये है इसका 200 गुना। ठीक है, ये डबल दे रखा है और डेसिमल की 2 ज़ीरो, इसका 200 गुना। हमसे प्रिंसिपल पूछा है, राशि ज्ञात करनी है, तो इसमें 100 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 20,000। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ याद है तो ये सवाल बस इतना सा है, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा सवाल लगभग सभी ने देखा होगा। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जब एक प्राइस पर वस्तु को बेचे गए लाभ और दूसरी प्राइस पर बेचने पर हानि दोनों अगर इक्वल हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा करने पर आ जाता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1280 और इसका आधा करेंगे तो ये बनेगा 640। इसका निकालना है 90%। 10% की हानि पे बेच रहा है तो 90%। ठीक है, यूनिट डिजिट आएगा 6। कैलकुलेशन पूरी ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग है। जब इस 9 का इस 4 में मल्टीपल होगा तो इकाई का अंक आएगा 6, और इससे हम आंसर टिक कर सकते हैं। तो सवाल है कि मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकिल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नई मिश्र धातु में 50% चांदी हो। 50% यानी आधा आधा करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन सबसे बेहतर रहता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ऑप्शन फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो 25 का हम 40% निकालें तो ये आएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, इसमें चांदी और कितनी मिलाए तो ऑप्शन देखते हैं। अगर 5 किलोग्राम और मिलाई जाए तो चांदी हो जाएगी 15 किलो और एलो हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा 30 किलोग्राम। सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि 50% चांदी हो जाएगी।
यहाँ पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए हम और को चेक नहीं करते हैं। लेकिन ऑप्शन चेक करने का भी एक तरीका होता है। जैसे अगर 25 किलोग्राम में हम 5 किलोग्राम ऐड करते हैं तो नीचे बनेगा, मतलब बेस में आएगा वैल्यू 30 किलोग्राम। इससे हम कंपेयर करेंगे तो वो आसानी से कट जाएगा। लेकिन हम अगर इसमें 12 किलोग्राम जोड़ते हैं तो टोटल वैल्यू होगी 37, जो कि एक प्राइम नंबर होगी, वो किससे कटेगी नहीं, रेशो तो 1/2 आएगा ना। इसी तरीके से हम अगर 10 को जोड़ते हैं तो मिश्रण बनेगा 35 किलोग्राम का। जब इसमें भी एक प्राइम नंबर होता है 7, जो किससे घटता नहीं है, और हमें रेशो चाहिए 1/2 का, तो ये दो ऑप्शन वैसे ही हट जाते हैं। फिर इन दोनों में से कोई एक चेक करना और दूसरे को डायरेक्ट लगा देना। तो हम जब बहुत सारे सवाल करते हैं ना, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आने लग जाती है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं, देख के पता चल जाता है। डिपेंड करता है कि हमने कितनी प्रैक्टिस की है। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बनाएगा। इसमें 5 किलोग्राम हम ऐड करेंगे तब 15 किलोग्राम चांदी हो जाएगी और टोटल एलॉय हो जाएगा 30 किलोग्राम। ये 1/2 50% का रेशो बन गया। लेकिन इतना करना नहीं है, सीधा ऑप्शन देखा और आंसर टिक करना है, बाकी जो भी है वो मेंटली करना है। अगला सवाल है कि दो उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 16.66% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध वोटों का 56.25% मिला और 5,460 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी। देखो, इस सवाल को करने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। उसके लिए हमें इन परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। 13.33 की वैल्यू होती, परसेंटेज की वैल्यू होती है 2/15, ठीक है। 16.66% की वैल्यू होती है 1/6 और 56.25% की वैल्यू होती है, क्या होती है, 9/16, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी वैल्यू है जो हमें याद होनी चाहिए, ये एग्ज़ाम में बहुत काम आती है। परसेंटेज बेस होता है अर्थमेटिक का, और ये परसेंटेज, ये फ्रैक्शन वैल्यू कहीं भी किसी भी सवाल में काम आ सकती है और आती भी है, भले कोई सी भी शिफ्ट उठा के देख लेना। अब माना कि कुल मतदाता सूची में x मतदाता हैं। अब इनमें से 13.33 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, यानी कि 2/50 ने भाग नहीं लिया। तो भाग कितनों ने लिया, 13/15% ने, 15 लोगों ने, ठीक है। इसमें से 16.66 वोट अवैध घोषित किए गए, ठीक है ना। 1/6 अवैध घोषित किए गए, तो वैलिड कितने थे, 5/6। इनमें से विजेता को कुल वैध वोटों का 56.25 मिला, यानी कि 9/16 मिला। अगर यहाँ विजेता को 9/16 भाग मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 7/16 भाग, यही मिला होगा। तो वो जीता कितने परसेंट से, जीता कितने रेशो से, यानी कि उसके पास ज़्यादा कितने वोट हैं, 2/16, यानी कि 2/16 वोट उसको एक्स्ट्रा मिले। इसी की वैल्यू हमें दी गई है 5460। यहाँ से हम कैलकुलेशन करें तो ये 3 बार जाएगा, ये भी 3 बार जाएगा, ठीक है। इसको हटा लेते, थोड़ा नीचे लिखते हैं, 5460, ये इधर आएंगे 3 × 3 × 16/13, ठीक है। यहाँ पे एक 0 है, तो ऑप्शन में भी एक ही 0 होनी चाहिए। देखो, एक और 0 बनाने के लिए एक तो 5 चाहिए और एक चाहिए 2। यहाँ पे 2 तो है,
अगर इस ज़ीरो को अपन निकाल लें तो 5 पूरी कैलकुलेशन में कहीं नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन के एंड में एक ही ज़ीरो आएगी। एक तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट। जैसे यूनिट डिजिट तो दो का सेम है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, ज़ीरो एक ही बनेगा। जब हम इस ज़ीरो को निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, तो अब जो ये 5, 4, 6 और ये पूरी वैल्यू बची है, इसमें एक भी ज़ीरो नहीं बनेगी, क्योंकि ज़ीरो का हमें पता है कि एक ज़ीरो बनाने के लिए एक 5 चाहिए और एक 2 चाहिए, दोनों मिलकर ज़ीरो बनाते हैं। सभी ने पढ़ा ही होगा लगभग। तो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन को जितना हो सके अवॉइड करो। आना चाहिए लेकिन एग्ज़ाम में कम से कम करना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चुनाव में 22% मतदाता अपने वोट नहीं डालते हैं। कुल कास्ट वोटों में 15,500 अवैध हो गया। विजेता ने कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त किया और 63,500 वोटों से चुनाव जीता। विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन में हम शिफ्टिंग मेथड का यूज़ करेंगे। ये जो अनवैलिड वोट हैं 15,500, ये हम अगर हारने वाले को दे दें, समझना, ये जो इनवैलिड वोट हैं ये अगर हम हारने वाले को दे दें तो जीतने वाला इतने ही वोटों से कम से जीतेगा, यानी कि वो 63,500 वोटों से अभी जीत रहा है। अगर जो अनवैलिड वोट हैं वो हम अगर हारने वाले को दे दें तो वो कहीं ना कहीं 15,500 वोटों कम वोटों से जीतेगा। यानी कि जब हम 63,500 में से 15,500 कम करते हैं तो ये बनेगा 48,000, ठीक है, 48,000। अब इस सवाल को आगे सोल्व करते हैं। माना कि टोटल वोट 100% है, इसका 22% मतदाताओं ने वोट डाले ही नहीं, यानी कि डाले कितने, 78% लोगों ने। अब कुल मतदाता सूची का 51% विजेता को मिल गया, ये विनर 58। तो लूजर को कितना मिला, 58 अगर इसको मिल गया इसमें से तो बचा 27। तो ये कितने वोटों से जीत रहा है, तो जीतने वाले को 24% वोट ज़्यादा मिले, 24% वोट ज़्यादा मिले। तो इसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 48,000। 24 की वैल्यू 48,000 दे रखी है, यानी कि 2,000 गुना। तो जो हमारा वोटिंग लिस्ट होगी वो भी कितनी होगी, 2,000 गुना। हमने 100% मानी थी, यानी कि 100 × 2,000, यानी कि 20,000 नहीं, 20,000 नहीं, 2 लाख। तो शिफ्टिंग मेथड समझ आया आपको सब लोगों को कि जो अवैध वोट थे, अनवैलिड जो वोट थे, वो अगर हारने वाले को दे दिए जाएं तो कहीं ना कहीं जीतने वाला कम वोटों से जीतेगा। इससे इनका कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। किसी और मेथड से ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इससे इजीली हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक निश्चित राशि पर 16.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,350 है। उस राशि का उसी दर से 5/2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, सवाल में सारी चीज़ें निकालने के बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट निकालते टाइम हमें टाइम का मल्टीपल करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो टाइम को जो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/15 और 2 17/3 बनेगा ये, ठीक है। यानी कि 17 एक प्राइम नंबर है, इसका उसमें मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं 17 से घटेगा। तो इन सारे ऑप्शन को हम देखें तो इसमें से ये एक ही ऑप्शन है जो 17 का मल्टीपल है, बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। एक तो ऐसे ही सवाल को किया जा सकता है प्राइम नंबर को ढूंढ के, ठीक है।
अगर किसी सवाल की कैलकुलेशन में प्राइम नंबर छिपा हुआ है तो उससे हम ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो भाइयों, हमें सवाल का आंसर लाने से मतलब है, जल्दी से जल्दी, चाहे वो किसी भी तरीके से आओ। अगर हमें सवाल को करने के 10 तरीके भी आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जल्दी आंसर किस मेथड से आएगा, वही मेथड हमें एग्ज़ाम में यूज़ करना है और डेली भी यूज़ करना है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर से सवाल बन रहा है तो उसकी मेथड नहीं भी आए हमें तो कोई ज़रूरी नहीं। तो अगला सवाल है कि यदि x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 और xy इज इक्वल टू 2, जहाँ x इज़ ग्रेटर देन 0, तो x क्यूब प्लस 216y क्यूब का मान ज्ञात करना। यहाँ पे हम देखें तो x इंटू वाई की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये कब कब हो सकती है, या तो x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 2, या y की वैल्यू 2 हो और x की वैल्यू 1। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको 2 बनाने के, लेकिन ईजीएस्ट तरीका ये दोनों हैं। इससे हम सेटिस्फाइड कराते हैं, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो सवाल बन जाएगा। अब x की जगह हम 1 रखते हैं और y की जगह 2, यानी कि 1 प्लस 6 दूनी 12, ये तो 13 हो जाएगा। अब x की जगह हम 2 रखते हैं और y की जगह 1, 2 प्लस 6 8, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 216, तो इन दोनों का एडिशन बनेगा 224। अलजेब्रा के जो प्री लेवल में आते हैं ना क्वेश्चन, या तो किसी पैटर्न बेस्ड आते हैं या फिर ऐसे अगर मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें हम सोच कर एलिमिनेट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट हम कर सकते हैं और उनका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में भी वैल्यू पुट हो जाती है। आगे आएंगे तो मैं करवाऊँगा। अगला सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का है। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है, डोरी की ज़मीन के साथ कोण 30 डिग्री का है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ऐसा बनेगा ये, और ये एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री का। ये तो यहाँ से जब इसकी हाइट देखेंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। हम सभी को पता है कि इसका एक प्रॉपर वैल्यू होती है। जब यहाँ पे 30 डिग्री का कोण होता है तो इस वाली साइड की वैल्यू होती है √3, इस वाले की होती है 1 और इसकी 2। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 180 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। नहीं, हमें इसकी वैल्यू 90 दे रखी है क्वेश्चन में और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगी 180। ठीक है, ऐसे अलग अलग भी होता है, जैसे कि तीनों बना के दिखा देता हूँ मैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये 30 डिग्री का होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है, इसकी वैल्यू 2 होती है। जब यही एंगल 45 का होता है तो ये 1, ये √2। ठीक है, और यही राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये 60 डिग्री का कोण होता है तो ये 90 का बनेगा और ये बनेगा 30 का। ठीक है, तो ये बनेगा 1, ये √3 और ये 2। ये इसी को घुमाया हुआ है और कुछ नहीं है। और ये तीनों वैल्यू हमें बेसिक क्वेश्चंस में काम आती है। इनकी मिक्स वैल्यू भी होती है, एक के अंदर एक, उनकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है एंगल के हिसाब से। बाकी मैंने ये तीनों हमको याद होने चाहिए, इसी से वो आगे के जो 2-3 बनते हैं मिक्स वाले, वो भी इन्हीं से बनते हैं। ये सवाल यही ख़त्म होते हैं। आज जो सवाल किए वो सारे एसएससी के पुराने पेपर से छाटे गए सवाल थे। ये कुछ तरीके होते हैं
यूनिट डिजिट देखना, प्राइम नंबर से ऑप्शन एलिमिनेट करना, इन सभी तरीक़ों से हम सवाल जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हैं, ताकि कभी एग्ज़ाम टाइम में टाइम कम न पड़े और हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो करेंटली एग्ज़ाम में नॉलेज के साथ साथ स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन स्पीड और सवाल को जल्दी सोल्व करने के तरीके बहुत कम लोगों को आते हैं। वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो वक्त पर काम ना आए। अगर हमें आता सब कुछ है लेकिन एग्ज़ाम हॉल में नहीं करवाते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा सवाल एग्ज़ाम में सही करें, इसी को ध्यान में रखकर आगे पढ़ाई करेंगे। तो भाइयों, जो लोग मुझे जानते हैं वो सोच रहे होंगे कि मैंने पढ़ाना क्यों चालू किया। तो बड़े ही कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि हर विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार लंबे समय तक तैयारी नहीं कर सकता। मेरा भी कुछ ऐसे ही सीन है। तैयारी करने के लिए अपना सारा टाइम जो है वो सिर्फ पढ़ाई को देना होता है, जो कि मैं अब नहीं कर सकता। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट को तैयार करके मैं पढ़ा सकता हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पिछले 6 महीनों से मैंने गणित अच्छे से पढ़ी है। सिलेबस तो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन सवाल को जल्दी कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम में करना है, उसी चीज़ को फोकस में रख के मैंने तैयारी की है। तो जितना मैंने पढ़ा है अब मैं 2-3 घंटे भी दिन में पढ़ के कंटेंट तैयार करके पढ़ा सकता हूँ। तो भाइयों, पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल है तैयारी करके नौकरी लगाना। 2020-21 कोरोना के चलते कहाँ निकल गया हमें पता ही नहीं चला, लेकिन अब सारी वैकेंसियाँ आएंगी। अब अच्छे से तैयारी करें। तैयारी करना ही ज़रूरी नहीं है, सही डायरेक्शन में तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाइयों, ये पहली वीडियो है मेरी, शायद अच्छी ना बनी हो, क्योंकि किसी को बोलकर समझाना और एक्सप्लेन करना एक कला है जो कि धीरे धीरे डेवलप होती है। पसंद आए ना आए आपको, लेकिन जो आज समझाया मैंने, अगर वो समझ आ गया तो मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। So send your feedback in comment box and turn on your notification for the next video. Thank you. Bye.